तो हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर की बात करेंगे। अब क्वेश्चंस की बात नहीं, पूरे पूरे प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करेंगे। एग्जाम पास आ रहा है और एग्जाम में सबसे जरूरी होता है प्रीवियस ईयर का फुल क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो 100 क्वेश्चन जो आते हैं प्रीलिम्स में, पेपर 1 भी सॉल्व करेंगे, पेपर 2 भी सॉल्व करेंगे, मतलब सी साइड भी होगा अपने पास और जनरल स्टडीज़ भी होगा। ओके, सो हम सबसे स्टार्ट करेंगे 2021 से स्टार्ट करते हुए हम 2013 तक जाएंगे। 4 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपको ये समझना है इस चीज़ों से कि प्रीलिम्स में टफ क्वेश्चन नहीं आते यार, आसान क्वेश्चन आते हैं, बट आसान क्वेश्चन को घुमाया जाता है। एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं, वो लोग जानते हैं कि भाई बच्चा गलती कहाँ करेगा, तो उसको समझना है अपने को कि ट्रेंड भाई क्वेश्चन कहाँ पे गलती कराया जा सकता है, कहाँ पे आपको फोकस करना है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये समझ आने लगेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को करता है भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वायलेट करता है। आर्टिकल 39 में लिखा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है ना, ऐसे बात की है आर्टिकल 39C क्लॉज 3 में। ओके, सो फास्ट करेंगे यार, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, फास्ट करना है, जहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, बाकी हमको समझना है बस क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर मेंशन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? ये एक फंडामेंटल, इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली, इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नाइदर फंडामेंटल नॉन लीगल। तो वो पहले फंडामेंटल राइट था, ये है ना, ये पहले फंडामेंटल राइट था, अब उसको क्या कर दिया गया, लीगल राइट कर दिया गया। आर्टिकल 300A के अंदर आता है, एंड इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू व्हाट, अवेलेबल टू हुम, सिटीजन ओनली और एनी पर्सन। अब दोनों में देखो, एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं भाई, आसान चीज को कैसे काउंटर बनाया था उनको आता है। सो इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली और एनी पर्सन। ठीक है, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इट इज अ लीगल राइट, इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, बिकॉज समझना, पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास आर्टिकल 31 के अंदर था, है ना, आर्टिकल 31 के अंदर था, ये फंडामेंटल राइट था, बट उसको लीगल राइट कन्वर्ट कर दिया गया, है ना, हमारे पास 300A के अंदर डाल के। 300A में कैसे डाला भाई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला। ठीक है, 1978 में ये हुआ था। तो यहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 300A में लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिनाइड टू अवेल दी प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे नो पर्सन वाला बात की गई है, सो नॉट अबाउट सिटीजन, यहाँ पे पर्सन वाली बात की गई है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, बिकॉज जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है ये, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था ना। प्रीएम्बल में सोवरेन सोशलिस्ट को जोड़ा गया था, सेक्युलर को जोड़ा गया था और इंटीग्रिटी वर्ड को, 3 वर्ड को जोड़ा गया था। ओके, सो 26 जनवरी 1950 में हमारे पास जो प्रीएम्बल के अंदर जो मेंशन था वो क्या लिखा था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फास्ट करते हैं यार, फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब ऐसा गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, बिकॉज आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की, और भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स जो है वो टाइटल नहीं है। सो फर्स्ट इज करेक्ट, है ना, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स, सॉरी फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस आर नॉट टाइटल्स, दिस आर नॉट टाइटल्स, ये टाइटल नहीं है भाई। उसके बाद सेकंड है, पद्मा अवार्ड विच वेर इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954 वाज सस्पेंड ओनली वंस। नो, इनको बहुत बार सस्पेंड किया गया है भाई, 1978 में सस्पेंड किया गया था, 79 में सस्पेंड किया गया था, 93 में सस्पेंड किया गया था, 97 में सस्पेंड किया गया था। सो फर्स्ट सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5, नॉट इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3। हमसे नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा, सब यहाँ पे नॉट करेक्ट है। ओके, सो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑफ अ कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक अप इन पुलिस स्टेशन नॉट जेल। देखो, जुडिशियल कस्टडी का मतलब है आदमी कहाँ है, जेल है ना, जज के अंदर है, मैजिस्ट्रेट के अंदर है, और मैजिस्ट्रेट के अंदर जो होता है वो कहाँ होता है, जेल में होता है। पुलिस कस्टडी में हमारे पास पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, बट जुडिशियल कस्टडी के अंदर वो जेल के अंदर होता है। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट
द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, करेक्ट आएगा टू ओनली। ओके, यहाँ पे टू करेक्ट आएगा, क्या हो जाएगा, टू इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन 7 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात करनी है जी, आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट, है ना। व्हेन अ प्रिजनर्स मेक आउट अ सफिशिएंट एज, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर्स बिकॉज इट बिकेम अ मैटर ऑफ हिज राइट। देखो, पैरोल जो है इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट। ओके, पैरोल जो है वो अच्छा बिहेवियर करे तो चाहे तो दिया जा सके उसको, चाहे मिनिस्ट्री उसको दिए, नहीं तो ना दे। बट फरलॉग जो होता है ना, फरलॉग मतलब किसी को लॉन्ग टर्म में आप रखे हो जेल में, वो एक राइट होता है। फरलॉग इज अ राइट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड है, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल, बिल्कुल सही है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि प्रिजन जो है वो किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो इनका अलग लिस्ट है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी। हमको बात किसी करनी है, इसमें से कौन सा नोडल एजेंसी है टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री भाई, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर एन एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन मैटर्स ऑफ लॉ वायलेट्स विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ठीक है ना, किसको वायलेट करता है भाई, अगर कोई भी लेजिस्लेशन किसी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा पावर देता है तो इट वायलेट्स व्हाट, इट वायलेट्स व्हाट, ये वायलेट कर रहा है रूल ऑफ लॉ को, बिकॉज आदमी के पास इतना पावर मिल गया भाई, रूल ऑफ लॉ को ये वायलेट कर रहा है। एंड रूल ऑफ लॉ जो है इट इज अंडर 14, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट को ऐड किया जाता है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल। ये 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। जो इंडियन पॉलिटी है वो फेडरल है, ये हमको कैसे पता चलता है भाई, है ना। जुडिशरी कैसा है, इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट से हमको पता चलता है कि हाँ यार क्या है, हमारे पास फेडरल करेक्टर है। बहुत सारे फेडरल फीचर्स जैसे कि हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। ये हो सकता है, देखो सेकंड स्टेप मिलेगा। मैं बता रहा हूँ यूपीएससी क्वेश्चन पूछ के चले, स्टेट तो सिंपल सा है, अब इसको कैसे घुमाई देखना, सेकंड स्टेप देखना, सेम लगेगा, वो भी सही लगेगा, बट वो गलत है, क्यों देखना। अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल of a definite territory and posing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. Politically organized people of a definite territory, ये सही है। बट स्टेट कैसा होना चाहिए, सोवरिन होना चाहिए। स्टेट कैसा होना चाहिए, सोवरिन होना चाहिए। तो जो ज़्यादा करेक्ट है स्टेटमेंट वो कौन सा है, ए होगा। थर्ड देखते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, ये भी सही लगेगा। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट आपको समझना है कि स्टेट शुड बी सॉवरिन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है स्टेट का, नो आउटसाइड कंट्रोल। याद रखना, सब चीज़ सही सही लगेगी बट आपको ध्यान देना है ना, एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होगा, नो आउटसाइड कंट्रोल, ये एक स्टेट है ना। उसको ऐसा स्टेट नहीं बोलेंगे जो दूसरे कंट्रोल में, उसको स्टेट नहीं बोलेंगे। याद रखना, मेन क्राइटेरिया यहाँ पे वही है, उसको देखते हुए आपको यहाँ पे टिक करना है। ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है, ठीक है ना। तो इसीलिए है। अब देखो लोग क्या करेंगे, सबको टिक मारेंगे, सबसे ये बोलेंगे, पर आपको समझना है कि स्टेट का डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है भाई प्रीलिम्स में, याद रखना, कि जिसमें आपको लगेगा यार सही तो दोनों है, बट आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President, बिल्कुल सही है। A High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 13 है, with reference to India consider the following statements
देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, बिल्कुल सही है। सिटीजन बाई बर्थ कैन बिकम अ हेड ऑफ द स्टेट, नो, कैन ओनली बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ये गलत है भाई। हमारे पास ये लिखा हुआ है हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो वो बोल सकता है कि प्रेसिडेंट ने लिखा है कि प्रेसिडेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये लिखा है कि मस्ट बी अ सिटीजन बाई बर्थ। नेचुरलाइज सिटीजन भी यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकता है, रेजिडेंस जो नेचुरलाइज वगैरह रजिस्ट्रेशन से जो बना है वो भी हमारे पास प्रेसिडेंट बन सकता है, बस वो सिटीजन होना चाहिए भाई। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, गलत बात है भाई। कोई फॉरेनर है उसको भी उसके जो सिटीजनशिप उसने लिया है ना, उसका भी उसको छीना जा सकता है। क्यों? जब वो गलत तरीके से लिया है या फिर वो सिटीजनशिप लेने के 3 तरीके हैं, बाय रेनंसिएशन, बाय डेप्रीवेशन और बाय टर्मिनेशन। ओके, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है या फिर जेल में जाता है 2 साल से ज़्यादा के लिए तो इसको निकाल दिया सकता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा वन ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो हमारे पास है ना बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी बात करनी है, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो हमारा क्या कहता है, लिबरल डेमोक्रेसी में सबसे बेस्ट सेफ गार्ड है व्हाट फॉर दी लिबर्टी। क्वेश्चन 15 है, ही एडप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, we adapted the parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? parliamentary democracy से हमारा मॉडल कैसे डिफर करता है? as regard legislation the British parliament is supreme or sovereign, but in India the power of parliament is limited, बिल्कुल सही है ना, बेसिक से डॉक्ट्रिन वाला जो है वो कॉन्सेप्ट। Second, in India, the matter related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitutional bench of the Supreme Court, ये भी सही है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो पार्लियामेंट बोल दिया वही सुप्रीम है। करेक्ट हमारे पास करेक्ट है बोथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद रेफरेंस टू इंडियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गोपालस्वामी Anangar committee suggested that a minister and secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it, गलत है भाई, बिकॉज जो गोपाल स्वामी अयंगार कमेटी थे ये तो पहले से ये हमारे पास आज़ादी के समय हमारे पास बना था सही, ये ना उससे बाद नहीं बना था, दिस इज इनकरेक्ट। इन 1970 the Department of Personnel was constituted on the recommendation of Administrative Reform Commission 1966 and it was placed under the Prime Minister charge, क्या इसको प्राइम मिनिस्टर के चार्ज में डाला गया? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। 17 है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच ऑफ द आर्टिकल? राइट टू प्राइवेसी इज द पार्ट ऑफ द राइट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज, नो, ये ऐसा गलत है भाई, ये नो लॉ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये मैक्सिमम आदमी दो कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन चुनाव लड़ सकता है ना। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन सीट देवीलाल कंटेस्टेंट फॉर 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, पहले था, अब नियम आ गया, इसीलिए इसको न्यूज़ पूछा गया था उस समय। As per the existing rule, if a candidate contests in Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-election. No, by-election का जो cost होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेयर करेगा, so this is incorrect। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनी मल्टीप्लायर एंड इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? जब बैंकिंग हैबिट लोगों का बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, मतलब लोग ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे बैंक से या फिर लोग ज़्यादा विड्रॉ करेंगे बैंक से, तो क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है ना, डिमांड जब बढ़ेगा तब, डिमांड कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा कब आएगा? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यस, फिस्कल स्टिमुलस, जब सरकार पैसे दे रही है तब, है ना, और परचेसिंग पर बढ़ जाएगा तब, इंटरेस्ट का नहीं। 5th इज इनकरेक्ट, 1, 2 and 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 21 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइवेट मार्केट, इन प्राइमरी मार्केट, बिल्कुल सही है। प्राइमरी मार्केट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट जहाँ पे स्टॉक को शेयर को यहाँ पे बेचा और खरीदा जाता है। फर्स्ट इज करेक्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड है, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है, इट इज़ व्हाट इट इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नो इट इज प्रमोटेड बाय सेबी, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 1 and 2 बी। क्वेश्चन 22 है, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों बोलते हैं हम सेंट्रल बैंक को, इसलिए बोलते हैं बिकॉज एंड आई प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बैंक एंड हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। Certain provisions in the Constitution of India gives the central government the right to issue direction to the RBI in public interest, no ये provisions तो हैं but it is not in Constitution but it is in RBI Act, this is incorrect। थर्ड है, गवर्नर ऑफ RBI draws his power from RBI, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है 1 and 3। क्वेश्चन 24 है, विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया, हमको बात किसी करनी है कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया की। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नो जिसका सैलरी 15,000 से ज़्यादा है उसकी मर्जी भाई, वो उसका इसका पार्ट बनना चाहे तो बन सकता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का नहीं तो ना बने, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, सो दिस इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट हमारे पास, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा B 2 and 3 ओनली। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट, बिल्कुल सही है। The government by notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account, किसी और तरीके से नहीं देना है पैसा। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है यहाँ पे 2 and 3। क्वेश्चन 25 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन के समय गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी, डिमांड को बढ़ाना चाहेगी। डिमांड कैसे बढ़ाएगा भाई, जब एक्सपेंडिचर करेगी पब्लिक प्रोजेक्ट में तभी तो। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड इंक्रीज इफ, ठीक है ना। मार्केट डिमांड किसी एक गुड का कब बढ़ेगा, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, यस बिल्कुल सही है। जब सपोज हमारे पास कोई एप्पल का फ़ोन है भाई, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सपोज मान लो Xiaomi का फ़ोन है और सैमसंग का फ़ोन है, दोनों का प्राइस सेम चल रहा है, लेकिन सैमसंग का प्राइस बढ़ गया तो क्या करेंगे लोग, Xiaomi का फ़ोन खरीदने लगेंगे, सो बिल्कुल सही है। प्राइस ऑफ इस कम्प्लीमेंट इंक्रीज, देखो तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, बिकॉज प्रिंटर है उसके साथ इनका प्राइस अगर बढ़ गया तो लोग प्रिंटर नहीं खरीदेंगे भाई, है ना। उससे मैं बोलेंगे यार हम तो जाकर प्रिंट करवा के आ जाएंगे, उतना खर्चा कौन करेगा। सो इसकी वजह से सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। प्राइस फॉल, बिल्कुल से सस्ता हो जाएगा, सपोज तो उसको खरीदने लगेंगे तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 and 4। गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, भाई कोई भी जैसे हमारे पास मिलेट को इन्फीरियर माना जाता है तो किसी का प्राइस बढ़ता है, किसी का सैलरी बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो क्या मिलेट खाता है, नहीं चावल गेहूँ खाता है भाई, और ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बचा तो फ्रूट्स खाएगा। क्वेश्चन 27 है, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, हमको बात किसी करनी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करनी है। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हैं इनको लोकल बोर्ड के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है क्या, नो इसको सुपरवाइज कौन करता है, RBI। दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, बिल्कुल सही है। दे वेर ब्रॉड अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू द अमेंडमेंट इन 1966, सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 2, 3। क्वेश्चन 28 है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडियन गवर्नमेंट का जो बॉन्ड यील्ड है वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट होता है, एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, बिल्कुल सही है। बिकॉज आप यहाँ से अगर एक्शन उसने हमारे पास उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो यहाँ से कैपिटल फ्लाइट हो जाएगा वहाँ तक, तो यहाँ के बॉन्ड को बेच देंगे लोग, तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगा। एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है 1, 2, 3। 29 है, कंसिडर दी फॉलोइंग, है ना। हमसे पूछा है कि इनमें से किसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, यस। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, यस। ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स, यस। बट जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, सपोज यहाँ कोई आदमी बाहर रह रहा है, अपने परिवार को पैसा दे रहा है रिमिटेंस के फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मानेंगे, नहीं मानेंगे। आंसर हो जाएगा A 1, 2, 3।
30 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरी। देखो बचपन से एक ही चीज दिमाग में, सपने में आपसे कोई पूछे डिवैल्यूएशन से क्या होता है तो आपको दिमाग में आना चाहिए भाई एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है। क्या होना चाहिए यूपीएससी में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भाई इकोनॉमिक्स कम से कम। डिवैल्यूएशन से क्या होता है, अगर रुपी डिवैल्यू हो जा रहा है तो क्या होगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, एक्सपोर्ट अच्छा हो जाएगा। कुछ हो ना हो है ना, इम्प्रूव इन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, इम्प्रूव इन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट। दूसरा तो होना ही है, सॉरी पहला तो होना ही है, कुछ हो या ना हो पहला तो होना ही है। इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ट्रेड बैलेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट वन तो होना ही है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी। ठीक है, जो ब्लैक मनी प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया के अंदर उसका मेन कॉज ऑफ वरी क्या है, ठीक है भाई, है ना, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू परचेस। यार मैं इतना पढ़ने में विश्वास नहीं रखता, मैं जानता हूँ आंसर क्या होगा, आंसर होगा लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्ट सेकंड टू टैक्स इवेजन। ठीक है ना, लॉस हो रहा है ब्लैक मनी क्रिएशन की वजह से, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है भाई, स्टेट एक्सचेकर को, है ना, ड्यू टू टैक्स इवेजन। तो पढ़ने वाला काम मेरा से नहीं है, मैं नहीं करता ये सब। क्वेश्चन 32 है, जब मैं जान रहा हूँ आंसर तो क्यों पढ़ूँ यार। क्वेश्चन 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। देखो भाई आपको भी सुना होगा भाई गवर्नमेंट जब पैसा छापेगी तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। सो क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट इज द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड the UN Habitat monitor the commitment made by each countries in this regard। बिल्कुल सही है। सेकेंड है राइट टू सिटी, राइट टू सिटी गिव्स every occupant of the city the right to reclaim public spaces and public participation in the city। बिल्कुल सही है। right to city means the state cannot deny any public service or facility to unauthorized colonies in the cities। no, unauthorized colonies को ये डिनाई कर सकती है भाई, ठीक है ना, दिस इज इनकरेक्ट। जो बेजा कब्जा कर लिया उसको जमा से उठा सकता है भाई, रोड बना रहा है बेजा कब्जा कर लिया कोई आदमी तो उसको उठाना पड़ेगा ना भाई। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 and 2, आंसर क्या जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस टू सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इंटरनेशनल वाटर। नो, इट इज नॉट द ग्लोबल ओशन कमीशन, इट इज द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA, ये ग्रांट करता है सीबेड एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस। सो दिस इज इन, क्योंकि इंडिया को रिसेंटली लाइसेंस मिला था उस समय, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। 2014 का लाइसेंस मिला सॉरी इंडिया को। इंडिया हैज रिसीव, न्यूज में था ना इसलिए, इंडिया हैज रिसीव लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर। बिल्कुल सही है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ मिलते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा B 2 3। 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। देखो ये तो सही है कि 21 फरवरी जो है वो इंटरनेशनल मदर टंग डे है, बट इट इज़ नॉट डिक्लेयर बाय द यूनिसेफ, इट इज़ बाय द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन Educational, Scientific and Cultural Organization। The demand that Bangla has to be one of the national language was raised in the Constituent Assembly of Pakistan। बिल्कुल सही है ना, वहाँ पे एक ही नेशनल लैंग्वेज था, उर्दू था, तो उसको बोले कि नहीं हमको उर्दू में नहीं समझ आ रहा है, हम ठीक से वो नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करो, आप बांग्ला को भी एक नेशनल लैंग्वेज की उपाधि दो। उसी के ऊपर तो बड़ाई हो गया यार। 36 है, विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट, हमको बात करनी है किसकी, वाटर क्रेडिट की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। बिल्कुल सही है। सेकेंड, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। जो वाटर क्रेडिट है इसको water.org ने लॉन्च किया था। water.org जो कि NGO है, नॉट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। It aimed to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा यहाँ पे 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 37 है,
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। हमको बात किसी करनी है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की, जो कि उस समय ओलंपिक्स तो बहुत से क्वेश्चन आए, तो बाउंसर क्वेश्चन छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। विच वॉज इंस्टीट्यूट इन ईयर 2000 एंड अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड, सही है। एंड द अवार्ड वॉज रिसीव मोस्टली बाय फॉर्मूला 1 प्लेयर्स, नो इट इज रिसीव मोस्टली बाय टेनिस प्लेयर। ओके, दिस इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 32nd समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स 32nd नंबर। द ऑफिशियल मोटो ऑफ दिस ओलंपिक्स इज अ न्यू वर्ल्ड, नो, इसका ऑफिशियल मोटो था मोशन। इसका ऑफिशियल मोटो क्या था? ऑफिशियल मोशन, सॉरी ऑफिशियल क्या था इसका? ऑफिशियल मोटो था पहले यूनाइटेड बाय मोशन, ये इसका ऑफिशियल मोटो था, ठीक है। बट ये क्या हो गया, ये चेंज किया गया इसको कोविड-19 को देखते हुए, इसको रखा गया स्ट्रॉन्गर फास्टर बेटर टुगेदर। थर्ड स्टेटमेंट है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल व इंक्लूडिंग दिस ओलंपिक, सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन 39 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। स्पोर्ट्स पे 4 क्वेश्चन आया था, तो ऐसा नहीं कि आपको स्पोर्ट्स पे फोकस करना है भाई। आप देखो यार यूपीएससी के ट्रेंड को समझो, अनप्रिडिक्टेबल है तो जो चाहेगी कि भाई आप क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ तो नहीं दे पाओगे यार, कुछ भी करो, हाथ फैलाने से कुछ फायदा नहीं है, जो बेसिक चीज़ है उस पर फोकस करो यार। The finalists were decided by the number of matches they won, no, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में हमारे पास क्या, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब यहाँ पे जो फाइनलिस्ट है उसको डिसाइड किया जाता है बाय द पॉइंट्स, परसेंटेज पॉइंट्स। ओके, तो ऊपर के जो परसेंटेज पॉइंट में जो ऊपर के 2 हाईएस्ट जो होते हैं ना, उनको फाइनलिस्ट होते हैं, और उन दोनों को मैच होता है, जो जीता है वो विजेता। न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस, नो, हमने देखा कि जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ऊपर था इंग्लैंड से, लेकिन हालांकि जो इंग्लैंड है उसने ज़्यादा मैच जीता था, बट इट इज़ नॉट बिकॉज यहाँ पे जो परसेंटेज पॉइंट है उसमें क्राइटेरिया होता है। हमने देखा है ना भाई किसमें, आईपीएल में देखा है ना कि जो एससीएल का अलग है, करंट रन रेट अलग है, बट यहाँ पे जो रैंकिंग होती है उसका एक क्राइटेरिया है नंबर ऑफ मैचेस जीतना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो परसेंटेज पॉइंट सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस पे डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट तो कोई नहीं है, आंसर जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 40 है द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्री बट एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्रीज एंड द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन विच ऑफ फॉलोइंग आर द कंडीशन। इसमें फॉरेस्ट डेवलपमेंट बहुत कम होते हैं, है ना। देखो ग्रासेस तो है बट फॉरेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हर्बीवोर्स हैं, रेनफॉल सीजनल है भाई, हमेशा रेनफॉल होगा नहीं तो कहाँ पे फॉरेस्ट बनेंगे। बोरोइंग एनिमल्स की वजह से नहीं, सॉइल प्रॉपर्टीज की वजह से नहीं, अच्छा खासा सॉइल है यार, बट जो कंडीशन है उसकी वजह से ये है। 2, 3, 4 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। 41 है विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर लेक्स इज मोर देन द अमाउंट इन ग्राउंड वाटर, नो, ग्राउंड वाटर ज़्यादा है भाई रिवर्स और लेक से, ठीक है ना। और सेकंड है द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस केप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सी, बिकॉज अराउंड 2% हमारे पास क्या है जो अर्थ वाटर में वो ग्लेशियर और आइस कैप्स में है, उसके बाद हमारे पास ग्राउंड वाटर आता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्राउंड वाटर आता है, और उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, बट उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ओशन जो अपने पास सॉल्ट लेक्स वो सब आते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या आता है, रिवर्स आते हैं यार, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा 2 ओनली। 42 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोरिंगा, मोरिंगा होता है ड्रमस्टिक ट्री, ड्रमस्टिक ट्री क्या बोलते हैं हमारे तो मुनगा बोलते हैं, ठीक है ना, मुनगा होता है जो सब्जी बनता है, ठीक है ना, इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, लेग्यूमिनस तो है बट इज नॉट एन एवरग्रीन ट्री, इट इज अ डिसीडियस, पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं इसके। टर्मरिक ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, किसी पर सिर्फ साउथ एशिया में मिलते हैं, नहीं भाई ये इसका ओरिजिन कहाँ साउथ एशिया से हुआ है, बट ये फैल चुका है बहुत जगह में, ठीक है ना, एंड इट इज इंडिजिनस टू अफ्रीका, ओके, सो दिस इज नॉट एंडेमिक टू साउथ एशिया। एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही मिलेगा क्या, नो, ये बहुत जगह फैल चुका है, दुनिया भर में फैल चुका है यार।
थर्ड है इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टर्मरिक इज कलेक्टेड एज मायर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। इंडिया एक्सपोर्ट टर्मरिक एंड सी ऑफ मोरिंगा, सीड्स ऑफ मोरिंगा, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टर्मरिक कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, बिल्कुल सही है। कौन सा जनरेशन? लिग्नोसेलुलोसिक जनरेशन नंबर 2। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3, 4, 5, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 43 है द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, है ना, फिशर वॉल्केनिक रॉक्स, जो कि हमको जनरली कहाँ पे देखने मिलता है ना, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 है जो महाराष्ट्र में इसीलिए सबसे क्या होता है, कॉटन ग्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। देखो पर्माकल्चर फार्मिंग में हमारे पास क्या होता है, पर्मा फर्स्ट फार्मिंग में हम क्या करते हैं, एक फार्मिंग हम क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम बनाते हैं सस्टेनेबल वे। कैसे बनाते हैं? सस्टेनेबल वे में बनाते हैं। ओके, तो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट है पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस, बट क्योंकि मोनोकल्चर कन्वेंशनल वे नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है भाई, लॉन्ग टाइम करोगे तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे। तो पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर फार्मिंग बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस वेर प्रीडोमिनेंट, बिल्कुल सही। जहाँ पे धान लगा रहे हैं वहाँ पे धान ही लगा रहे हैं, बट पर्माकल्चर फार्मिंग बोलते हैं आप धान ही मत लगाओ यार, वहाँ पे कुछ रेग्यूमिनस प्लांट भी लगाओ जिससे वो सोइल न्यूट्रिएंट क्या हो रिप्लेनिश हो पाए। सेकेंड है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी बट द ऑकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व इन पर्माकल्चर फार्मिंग, बिल्कुल सही है। सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाता है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में, बट पर्माकल्चर में ऐसा नहीं होता बिकॉज वी आर मेकिंग द फार्मिंग इकोसिस्टम इन अ सस्टेनेबल वे, ग्रोथ ऑफ द फार्मिंग इकोसिस्टम इन अ सस्टेनेबल वे। सेकेंड है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट इजीली पॉसिबल। नो भाई, यहाँ पे सेमी रीजन में हम इसको भी पॉसिबल कर सकते हैं, इसमें क्या है यार, है ना, थोड़ा सा बस दिक्कत हो गया, बट ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं इजीली पॉसिबल नहीं है ना, बल्कि ये कन्वेंशनल केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा डालना पड़ेगा सेमी रीजन में। पर्मा फर्स्ट कल्चर हमारे पास सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बना सकते हैं वहाँ पे। ओके, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर, है ना। मल्चिंग में क्या होता है, हमारे पास जो ग्रास है नहीं उग पाते, फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग बिकॉज कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग हम लोग वेरीसाइड, है ना, जो घास फूस वाले जो वीडीसाइड हर्बिसाइड डाल देते हैं तो खत्म कर देते हैं, बट हमारे पास पर्माकल्चर फार्मिंग में हम मल्चिंग करते हैं जिससे वीड्स ना हो पाए। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 है विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात किसी करनी है, हमको बात करनी है पाम ऑयल की, किसकी, पाम ऑयल की बात करनी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यार। पाम ऑयल ट्रीज इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। देखो, इट इज नॉट एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया, इट इज एंडेमिक टू साउथ अमेरिका एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा गया, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 है विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम द फॉलोइंग 4 रिवर 3 ऑफ देम pour into one of them and join the Indus directly, which among the following of such rivers that join the Indus directly। ठीक है, देखो याद रखने का तरीका है झेलम, जेसी, आरबीएस, है ना। जूस रखो बस, जूस पी रहा था एक आदमी बहुत ज़्यादा, उसको बोला भाई जूस रखते हो यार, बस बहुत पी लिया, जूस रखो बस, जीसी मतलब जूस रखो बस, ठीक है। तो जैसे झेलम, चेनाब, रबी और ब्यास आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना, इंडस के अंदर, इंडस उधर से आती रहती है, झेलम, चेनाब, ब्यास मिलते हैं और आपस में ये जाके इंडस से मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आता है कौन, सतलज, ठीक है ना, आखिरी में आता कौन है, सतलज आता है और जाके वो इंडस से मिलता है, तो सतलज इंडस से डायरेक्टली मिलता है, बाकी सब लोग जुड़ के मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है विद रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना, कचमन, सारगोल, खाटू आर नेम्स ऑफ। दिदवाना, कचमन, सारगोल, खाटू, दिस आर नेम्स ऑफ व्हाट, दिस आर नेम्स ऑफ सलाइन लेक जो कि राजस्थान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 48 है कंसिडर दी फॉलोइंग रिवर। हमारे पास ब्राह्मणी रिवर है, नागवली है, सुबर्णरेखा, वंशधारा। विच ऑफ दी अबव राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट से कौन से राइजेस करते हैं, तो ये वंशधारा और नागवली ये ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करते हैं। इस सुबर्णरेखा तो एक इंडिपेंडेंट रिवर है, ये ओरिजिनेट करती है कहाँ से, झारखंड से। 49 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। हमको बात करनी है लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप की।
शुगर केन हो गया, राइस हो गया, सब जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होते हैं, मेज हो गए, सब क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप है, जनरली लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। क्वेश्चन 50 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर। मैं एग्जाम्पल दूँ, सपोज ये अफ्रीका कंटिनेंट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर जाता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब ये ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ से आता है ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड करंट्स होते हैं, यहाँ पे कोल्ड करंट्स होते हैं, दिस आर, है ना, इन ट्रॉपिकल एरियाज द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, है ना, वही हमारे पास अटलांटिक ओशियन हो गया, तो इसका जो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन सारा वार्मर, इस साइड वार्मर होगा, ठीक है। बट हमारे पास अगर हम बात करें किसकी, अगर टेम्परेट जोन में हम चले जाएंगे तो टेम्परेट जोन में क्या होगा, इधर हमारे पास क्या होता है, वार्म होता है, ठीक है ना। तो दिस बोथ आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जगह बोथ। क्वेश्चन 51 है, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। अपार्ट फ्रॉम trees, the vegetation is largely composed of plant form that reach up into canopy vigorously by climbing the trees and growing and epiphytes। हमेशा यहाँ पे भी एपीफाइट्स दिखा ना, सोचना ही नहीं है, एपीफाइट्स देखते ही लगा देना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एपीफाइट्स कहाँ पे मिलते हैं, एपीफाइट्स लियानास आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नथिंग एल्स, कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तुक्का लगाना नहीं है भाई, सीधा कॉन्सेप्ट लगाना है। 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, The United Nations Capital Development Fund and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2023 City of the World। देखो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है, ये तो सही है कि हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया गया है, बट इट इज बाय दी आर्बर डे फाउंडेशन, करेक्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस आर्बर डे फाउंडेशन, ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। Hyderabad was selected for the recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forest। बिल्कुल सही है। 2021 में किसको, मुंबई को ट्री सिटी घोषित किया गया, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा डी। एक स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 53 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, हमको बात करनी है इंडियाज प्रिपरेशन फॉर व्हाट, इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इज इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है CCAF, उसके द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अप्रोच को बनाया जा रहा है। The project CCAF is carried out under consultative group on international agricultural research headquartered in France। बिल्कुल सही है। The International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics in India is one of the CGIAR's research center, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा। जनरली ऐसे जो स्टेटमेंट्स है टेक्निकल, जनरली सही करके आ जाओ, तुक्का लगाना तो मैं तुक्का लगाओ, आपकी मर्जी, आप लगाना चाहो तो सारे को करके आ जाओ, टेक्निकल वर्ड्स आर मोस्टली करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को, इसमें हमसे पूछा है कि इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कौन से, साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कोपीपोड्स एंड फोरामिनिफेरंस आर नॉट। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, हैजहॉग, ये सब दिए हैं, है ना। हमसे क्या पूछा गया है, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल अप, है ना, गोल घूम जाता है, ऐसे गोल ऐसे रहता है, ऐसे हो जाता है, कौन ऐसे रहता है, ऐसे हो जाता है, गोल घूम जाता है, ठीक है, ऐसा कौन गोल घूम जाता है भाई, है ना, ये होते हैं हैजहॉग और पेंगुलिन्स। पेंगुलिन्स को बस सब पता है कि गोल घूम जाते हैं, बट हैजहॉग भी घूम जाते हैं। स्पाइनी ऑर्गेनिज्म पीछे से कांटे फेंकते हैं वैसे कट कट, जो कार्टून में देखे होंगे कांटे फेंकने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हाँ, उनको बोलते हैं हैजहॉग। मार्मोट रोल नहीं करता, बट हैजहॉग और पेंगुलिन रोल कर जाते हैं। क्वेश्चन 56 है, विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, हमको बात किसकी करनी है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, व्हिच द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। It was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014, बिल्कुल सही है। It endorsed a global timeline to end the loss of forest, ये भी सही है। It is a legally binding international declaration, no, it is not legally binding। It is endorsed by government, big companies and indigenous communities, yes। India was वन ऑफ दी सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन, नो, इंडिया अभी तक उसका मेंबर नहीं है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट का। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट जाएगा 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन 57 है, मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू
cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following? ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, बिल्कुल सही है, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स लोहा है तो मैग्नेटाइट निकलेगा। इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल, यस। माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम, नो, माइक्रोवेव स्टोव से मैग्नेटाइट पार्टिकल्स नहीं निकलते भाई। पावर प्लांट से निकल सकते हैं, बिल्कुल सही है। टेलीफोन लाइन से नहीं निकल सकते यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट 1 2 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 58 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर मतलब पानी को अंदर लेते हैं फिर बाहर करते हैं। साग भी फिल्टर फीडर है। देखना साग पानी पीता है ना, वेल को देखो यार, जनरली साग देखो, साग पानी पीता है, गिल से पानी निकालता है, जो पानी में जो खाना होता है उसको करता है, पूरा पानी ले जाता है, उसका साइड साइड से निकाल देता है, ठीक है जी, फिल्टर फीडर। ऐसे ऑयस्टर्स भी करते हैं। कौन करते हैं? ऑयस्टर्स भी करते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर दी साइकिल, ठीक है ना। तो कार्बन साइकिल में तो गैसियस होता है, न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन साइकिल मेनली गैसियस होता है, सल्फर भी मेनली गैस होता है, बट जो फॉस्फोरस है इट इज जनरली सेडिमेंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अपने पास रॉक से मिनरलाइजेशन होता है और फॉस्फोरस आता है सिस्टम के अंदर। तो इट इज फॉस्फोरस दैट इज जिसमें रॉक आर द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच द फॉलोइंग आर डेट्राइटिवोर। डेट्राइटिवोर मतलब जो डिकम्पोजिशन करते हैं उसको डेट्राइटिवोर बोलते हैं। अर्थवॉर्म इज अ डेट्राइटिवोर, यस। मिलीपीड इज अ डेट्राइटिवोर, यस। वुड लाइस इज अ डेट्राइटिवोर। वुड लाइस थोड़ा कीड़ा टाइप का है ना। सी हॉर्स इज नॉट अ डेट्राइटिवोर। जेलीफिश इज नॉट अ डेट्राइटिवोर। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 3 एंड 5, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP हैज बीन डेवलप्ड फॉर। जो कॉमन कार्बन मैट्रिक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना, पता नहीं चलता, बट आप समझना, कार्बन है तो कार्बन फुटप्रिंट की बात की जाएगी। देखो यहाँ पे 1 और एक और डी, एक्सेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन यूनिट टाइम, ये एक स्टेटमेंट है। एक्सेसिंग द फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना, बिल्डिंग ऑपरेशन एंड फॉसिल फ्यूल। तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो मेन अच्छा डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल की वजह से कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता, मेनली कार्बन फुटप्रिंट फुट यहाँ पे बात करें और बिल्डिंग ऑपरेशन, ठीक है ना, जो आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं उसको बनाने के लिए जो हम उसको चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, उसको बोल रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट, है ना, हमारे जो छाप छोड़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 है, 62 है, विच आर द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर। निडेरियस जो है, निडेरियम जैसे हमारे पास सी एनीमोन हो गया, सी एनीमोन जो है क्लाउन फिश के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। फंजाई जो है जनरली एल्गी के साथ भी बनाते हैं, इसको लाइकेन कहते हैं। माइक्रोराइजा के साथ बनाते हैं, मतलब एनिमल के प्लांट के रूट के साथ बनाते हैं, उसको माइक्रोराइजा कहते हैं। प्रोटोजोन्स में हमारे पास कौन आ जाएगा, प्रोटोजोन्स में हमारे पास कौन आ जाएगा, ट्राइकोनिम्फा, टर्माइट से गट में बनाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 63 है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस कंस्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द इरप्शन। देखो R2 तुक्का किस लगाता है, तुक्का लगाने का तरीका देखो। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, ये कहाँ पे लिखा था, R3। तो रिसाइकल से रेफरेंस में कुछ चीज़ें हैं, तो रिसाइकल वाला शब्द यहाँ पे आ रहा है कि यस यहाँ पे है। सो इट इज इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, व्हाट वी कॉल R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, रीयूज एंड रिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 64 है, वाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है उसमें कंसर्न क्या है, दे में रिलीज द लिथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। गलत बात, देखो स्मेल्टिंग जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, स्मेल्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट होता है। तो जब स्मेल्टिंग होगा तो गलती से थोड़ा सा ऑक्सीजन कम होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, लेकिन इतना नहीं निकलेगा, लिथल क्वालिटी में नहीं निकलेगा भाई, थोड़ा बहुत निकल सकता है बट लिथल क्वांटिटी के अंदर नहीं निकलेगा। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, आंसर हो जाएगा बी। ज़्यादा सोचना नहीं है भाई, ऐसे कर देना है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात सी करनी है, फर्नेस ऑयल की बात करनी है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, बिल्कुल सही है। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, ये भी सही है। इट यूज कॉजेस सल्फर एमिशन इनटू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट अगर डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज ब्लू कार्बन। तो बच्चे को बता, ब्लू आज ब्लू है, पानी, यहाँ पे ओशन भी ब्लू है ना। सो ब्लू मतलब पानी, पानी मतलब ओशन, ओशन मतलब फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड
सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सॉइल, ठीक है ना, विदाउट सॉइल के हमारे पास लाइकेंस ग्रो देखते हुए हमने मॉसेस ये पत्थर में जल्दी ग्रो कर जाते हैं। ओके, आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 68 है व्हाट कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन अदर लिक्विड बिकॉज वाटर जो है डायरेक्ट डिजोल्व कर सकता है बिकॉज वाटर होता है डाईपोलर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है भाई, पोलर होता है, आपस में मॉलिक्यूल को डिजोल्व कर सकता है। 69 है विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग, हमको बात किसी करनी है स्ट्रीट लाइटिंग की। गैस लाइटिंग वाला टर्म आज इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट लाइटिंग वाला 21 में इंपॉर्टेंट था। ओके, हाउ डू सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प, सोडियम लैम्प जो पहले इस्तेमाल किए थे वो डिफर कैसे करते हैं एलईडी लैम्प से, है ना। सोडियम लैम्प प्रोड्यूस 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प, बिल्कुल सही है। एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प, एलईडी का बच्चा पता है भाई, एलईडी सबसे लॉन्गर लाइफ स्पैन में होता है, सोडियम के लैम्प के रिगार्डिंग एलईडी लैम्प का ज़्यादा होगा, है ना। The spectrum of light, the spectrum visible light from sodium lamp is mostly monochromatic. Yes, LED lamp for significant color advantage in street lighting. बिल्कुल सही है, जो सोडियम लैंप होते हैं जनरली मोनोक्रोमेटिक होते हैं, बट एलईडी लैंप सारा सिग्निफिकेंट बहुत सारा एडवांटेज प्रोवाइड करता है। हमसे कैट पूछा गया, कैट जाएगा यहाँ पे 1 and 3, आंसर जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन 70 है जो टर्म ACE2 मतलब ए एंजाइम ने पढ़ा होगा, एडेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ा होगा, यार नहीं पढ़ा तो बता दूं। एडेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में क्या होता है, बीपी कंट्रोल किया जाता है, एस एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है, और एस हमारे पास प्रोटीन देखने को मिले कहाँ पे, कोरोना वायरस के अंदर। तो कोरोना वायरस के रेफरेंस में एस न्यूज में था, और कोरोना वायरस मतलब स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। बिस्फिनॉल ए, कॉज ऑफ कंसर्न is a structural or key component in the manufacture of which of the following kinds of plastic, ठीक है। बिस्फिनॉल ए जो है वो कौन से प्लास्टिक को बनाने में काम आता है भाई, ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक को बनाने में काम आता है, ठीक है ना। ये बहुत खतरनाक होता है यार, क्योंकि ये खत्म नहीं होता जल्दी। ओके, इसके बाद में एक चीज़ और जान लो भाई, ये क्या करता है, ब्रेन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ट्राइक्लोसलेन और ट्राइक्लोसेन कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ फॉर लॉन्गर टाइम। ट्राइक्लोसेन जो है वो हार्मफुल अगर इससे आप एक्सपोज हो रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग, देखो ट्राइक्लोसेन क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है, और यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, टॉयलेट्स में होते हैं, तो टॉयलेट्स को क्लीन करने में इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। तो इसको बहुत सारा इस्तेमाल करोगे, आप इसके कंटेंट में आओगे तो आप कुछ ना कुछ खराब हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस कैंसर होने के होते हैं। क्वेश्चन 73 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर। जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर में क्यों मेजर किया जाता है, बिकॉज द लाइट की स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है भाई, हम बहुत दूर चले जाएंगे तो भी लाइट की सेम वही रहेगी, है ना। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना दूर है। क्वेश्चन 74 है विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, हमको बात करनी है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन, बिल्कुल सही है। बैक्टीरियल वायरस आर यूज्ड एज वेक्टर, बिल्कुल सही है। बस कैसा काम करते हैं ये हमसे कैट पूछा, कर जाएगा सी। क्वेश्चन 75 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमको बात करनी है हेरिडिटरी डिसीज की। Passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg, बिल्कुल सही है। Children inherit mitochondrial disease entirely from mother and not from father, तो एक्सट्रीम वर्ड है। मैक्सिमम चांसेस की जो माइटोकॉन्ड्रिया वो मदर से आएंगे, कभी कभी मदर से नहीं फादर से ही माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, ये साइंस है ब्रो, ये ना मेडिसिन की फील्ड में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं होती है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा 1 ओनली। क्वेश्चन 76 है बोल गार्ड एंड बोल गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखो बोल गार्ड क्या है, बोल गार्ड एक कंपनी है, बोल गार्ड ने क्या बनाया, बीटी कॉटन बनाया जो कि अप्रूव है 2001 के अंदर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। सो दिस आर डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, हमने क्या बनाया, बीटी कॉटन बनाया भाई, है ना। 2000 बोल गार्ड जो फर्स्ट कमर्शियली कल्टिवेटेड क्रॉप था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GMO था। ओके, क्वेश्चन नंबर
77 है, इन प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेशर कुकर में जो फूड कुक होता है वो किस पे डिपेंड करता है भाई? एरिया ऑन दी होल और इन द लीड, बिल्कुल सी लीड में जो होल है उस पर डिपेंड करता है उसका एरिया पे। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इस पर भी डिपेंड करता है। वेट ऑफ द लीड पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज वेट पे प्रेशर डिपेंड करेगा, प्रेशर पे ये डिपेंड करेगा। इनडायरेक्टली जो प्रेशर का इफेक्ट कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करेगा। क्वेश्चन 78 है, कंसीडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। देखो बैक्टीरिया और फंजाई को तो आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक मीडियम में कल्चर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। वायरस कैन ऑलरेडी बी कल्चर इन लिविंग सेल्स। ओके, सो आंसर हो जाएगा 1 and 2 बिकॉज वी कैन नॉट कल्चर वायरस ऑन सिंथेटिक और आर्टिफिशियल मीडियम। क्वेश्चन नंबर 79 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडिनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम वेयरएज रेट्रोवायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। गलत बात है भाई, जो एडिनोवायरस होते हैं दिस आर डबल स्ट्रैंडेड वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। एंड जो रेट्रोवायरस होते हैं ये होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एडिनोवायरस वेयरएज एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा क्या, कट जाएगा बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। जो ओडोमॉस है उस कहाँ से मेनली बनता है भाई, है ना, लेमन ग्रासेस से बनता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा टाउन जाना जाता है? डोलोवीरा, जिसको हमने पास रिसेंटली 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को का 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। ओके, सो आंसर जाएगा डोलोवीरा विच इज नोन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 82 है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना। हमको बात करनी है डिक्लाइन ऑफ गुप्ता से राइज ऑफ हर्षवर्धना तक। इन अर्ली 17th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेर होल्डिंग पावर इन नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे गुप्तास ऑफ मगध से परामरास तो बाद में आए थे, है ना, 100th सेंचुरी के अराउंड, बिकॉज हमारे पास गुप्ता 4th सेंचुरी में डिक्लाइन होना चालू हुए, हर्षवर्धना 7th सेंचुरी में आया, तो 4th से 7th सेंचुरी के बीच में बात करना है। परम्परास तो यहाँ पे 10th सेंचुरी के अराउंड आए थे। पुष्यभूतिस बिल्कुल सही है, पुष्यभूतिस ऑफ थानेश्वर, मुखरीस ऑफ कन्नौज, यस। यादवास जो थे वो मेडिवल के समय आए थे। मैत्रिकास ऑफ वल्लभी, ये भी करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा गया हो जाएगा 1, 3, 4, 6। 83 है, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे पूछा गया है करेक्ट। मैत्रिकास वाज सिविल लॉ ऑफ अपर कास्ट एंड देवभागास वेयर द सिविल लॉ ऑफ लोअर कास्ट। नो, एम से रखना, एम से हो जाएगा माइनॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज आर जनरली लोअर कास्ट। ओके, सो मैत्रकखरास और मैतकशरा जो है वो सिविल लॉ है किसका? लोअर कास्ट का, इट इज ऑफ लोअर कास्ट। मैतकशरा इज ऑफ लोअर कास्ट, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इन मैत्रकशरा सिस्टम द सन कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, बिल्कुल सही है। वेयरएज इन द देवभागा सिस्टम, जहाँ पे जनरली पैट्रियार्कल सिस्टम में हायर कास्ट में देखने को मिलता है, इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। थर्ड है द मैत्रकशरा सिस्टम डील विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स। देखो लोअर कास्ट में उतनी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट ओनली दैट मेल मेंबर पे डिपेंड करें, मेल मेंबर का हेल्ड जो प्रॉपर्टी है उसी को लेगा, है ना सन, ऐसा नहीं होगा, है ना। दोनों के साथ मेल मेंबर और फीमेल मेंबर दोनों की जो प्रॉपर्टी है उसके मैटर में रिलेट करते हैं हम मैत्रकशरा सिस्टम में। वेयरएज द देवभागा सिस्टम डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स। नोएगा तो उल्टा बोल रहा है भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट होगा बी 2 ओनली, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन बोल सकते हो, बट पढ़ाते नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। वो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हर बार नहीं समझ सकते। यूपीएससी बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना। क्वेश्चन नंबर 84 है, विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन अकॉर्डिंग, कि हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े। तो सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा होगा सूबा। उससे छोटा कौन होगा? उससे छोटा होगा सराकर। सबसे छोटा कौन होगा? परगना। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया? ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। आंसर हो जाएगा परगना, सराकर, सुबा। क्वेश्चन नंबर 85 है, अकॉर्डिंग टू द पोर्तुगीज राइटर नूनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वेर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नूनीज के हिसाब से वुमेन जो थे विजयनगर एम्पायर में रेसलिंग में ये एक्सपर्ट थे, है ना, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट थे, ज्योतिषी में, अकाउंटिंग में, सूद सेइंग में। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 86 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूगेटिव ख्वारिज्म स्कीम। बिल्कुल सही, यहाँ पे जो फ्यूगेटिव ख्वारिज्म स्कीम था वो था जलालुद्दीन, दूसरा वाला, ठीक है। तो बिल्कुल सही, उसने जगह नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा होशियार था, उसने जगह नहीं दिया ख्वारिज्म किंग को, नहीं तो चंगेज खान इंडिया में अटैक कर देता। इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तिमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस इंदस। नो, इट इज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महमूद तुगलक, है ना। कौन सा महमूद तुगलक भाई? नजीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय था, नॉट मोहम्मद बिन तुगलक, इट इज नजीरुद्दीन महमूद तुगलक। It was during the region of Devaraya II of Vijayanagar Empire. Vasco da Gama reached coast of Kerala. वास्को डी गामा कोस्ट ऑफ केरला आया था 1498 में, और देवराया II का जो रीजन था वो 1446 में ही खत्म हो गया था भाई, उसके बाद आया था ये। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 87 है विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी हो कुई पर्टेन्स टू दिस व्हाट दिस आर ट्राइबल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 88 है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भवभूति हस्तिमला केशमेश्वरा और फेमस प्ले राइट्स, है ना, ये कवि थे, है ना, ये कवि थे भाई, ये क्या थे? कवि थे। जो भवभूति था वो कवि था कहाँ पे? है ना, यशोवर्मन के कोर्ट में। हस्तिमला जो कवि था, है ना, देवपाला के कोर्ट में था। एंड कश्मेश्वरा जो था ही वॉज कोर्ट पॉइंट इन द कोर्ट ऑफ सोलंकी रूलर महिपाल, सॉरी, कश्मेश्वरा वॉज कोर्ट पॉइंट इन द रीजन ऑफ महिपाल ऑफ कन्नौज एंड भवभूति वशोवर्मन। क्वेश्चन नंबर 89 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई। अजंता केव लाइस इन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। बिल्कुल सी, अजंता केव्स कहाँ पे? सह्याद्री रेंज के अंदर है ना, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये बिल्कुल सही है कि ग्रोथ जो है ना वघोरा रिवर से जो गॉर्ज बना उस पर ये बने हुए हैं। सांची स्तूपा लाइस इन द गॉर्ज ऑफ चंबल, गलत, बाकी सब भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 है विद रेफरेंस 64 योगिनी टेम्पल। 64 योगिनी टेम्पल का गूगल में सर्च कर लेना भाई मैप। ऐसे गोल है, गोल ऐसे गोल गोल ऐसे गोल गोल, यहाँ पे खंभे लगे हुए हैं अंदर के साइड, है ना, यहाँ पे खंभे लगे हुए हैं, ऐसे एक गेट है छोटा सा, ऐसे पार्लियामेंट बिल्डिंग से बना हुआ है ना। इट इज सर्कुलर। माना जाता है कि 64 योगिनी टेम्पल से ही पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको लिया गया है कि ऐसे बनाना है पार्लियामेंट। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कच्चपघटा डायनेस्टी। बिल्कुल सही है। इट इज़ दी ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। नो भाई, बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि हमारे पास जबलपुर में भी है ना, अपने पास यहाँ पे उड़ीसा में भी है। इट वॉज मीन टू प्रमोट वैष्णव कल्ट इन रीजन। नो, इट इज शिवा कल्ट। ओके, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग्स है, यहाँ पे शिवलिंग्स है, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट डिजाइन वॉज गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज इंस्पिरेशन बिहाइंड द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा कर जाएगा 1 and 4, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 91 है कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। कुछ हिस्टोरिकल प्लेस दिए हैं एंड दे आर वेल नोन फॉर। जो बुर्जा होम है क्या भाई? बुर्जा होम इज नॉट अ रॉक कट श्राइन, इट इज अ न्यूलिथिक साइट, जहाँ पे हमको पॉटरी के एविडेंसेस मिले हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ों को एविडेंसेस मिले हैं। एंड चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट, बिल्कुल सही है। एंड गानेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट, बिल्कुल सही है। करेक्टली मैच हमारे पास हो जाएगा 2 and 3, आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन छोड़ने के हैं, कुछ चीज़ हर चीज़ को सॉल्व नहीं करना पड़ता है, कुछ चीज़ टफ होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ज्यूइश ऑर्डर इन इंडिया। बिल्कुल सही है। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा। नो, ही डाइड इन चाइना। उसके बाद उनकी वो इच्छा थी कि भाई मैं इंडिया में क्या करूँ, इंडिया में मेरे को दफनाया जाए, इसीलिए गोवा से इनको इंडिया लाके इंडिया में दफनाया गया, मतलब दफनाया नहीं गया, रखा गया प्रिजर्व रख के। सो दिस इज इनकरेक्ट। द फीस्ट ऑफ सेंट जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन 93 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इन 1919 रिकमेंडेड वोटिंग राइट्स फॉर ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21, नॉट ऑल, सेलेक्टेड few वुमेन्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 2 ओनली, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 94 है विद रिस्पेक्ट टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
8 अगस्त में तो क्या स्टार्ट हुआ था भाई, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था INC के द्वारा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, है ना, रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी, जब उनको जेल में डाल दिया गया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसको लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था इसको, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, बट इसको पब्लिश किसने किया, जॉन होलैंड ने पब्लिश किया था। उसको कन्वर्ट किया हिंदी से इंग्लिश में और उसको पब्लिश किया जॉन होलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 96 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल, सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज द बैथ्यून फीमेल स्कूल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, है ना, वुमेन्स को लेके, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपको तुक्का भी लगाना तो आप ऐसे तुक्का लगाना, बट इट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर हु वाज द सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल, बाद में इसका नाम बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से पड़ा। क्वेश्चन नंबर 97 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलोनियल इंडिया शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सेगल एंड गुबख्श सिंह दिल्लन, है ना, तो एक हमारे पास खान हो गया, एक सिंगल हिंदू हो गया और एक सिख हो गया, तीनों को फांसी लगा के अंग्रेज जी बताना चाहते थे कि हम तुमको कमजोर कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वेयर इन रिस्पॉन्स टू द इंडियन नेशनल आर्मी, ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन नंबर 98 है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, दी नजामुत ऑफ आर्कोट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद, नो दीज आर एमर्ज इंडिपेंडेंटली भाई, अच्छा अपने से डेवलप किए हैं ये। मैसूर किंगडम एमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल सही है। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी, देखो रोहिलखंड तो 1921 के आस 1821 के आसपास ही बन गया था, और अहमद शाह दुरानी ने हमला किया था 1721 के आसपास ही रोहिलखंड आना चालू हो गया था, बट जो अहमद शाह दुरानी था उसने हमला किया 1746 के आसपास, तो इससे तो पहले ही ये बन चुके थे भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट होगा यहाँ पे 2 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। 99 है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर मतलब क्या है 17th सेंचुरी का 1600 से लेकर 1625 तक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, तो 5 जगह लोकेट था, कहाँ पे था, भरूच पे था, सूरत पे था, अहमदाबाद पे था, आगरा पे था एंड मसूलीपट्टनम पे था, 5 जगह पे। सो यहाँ पे ये हो जाएगा चिचाकोल के बाद में आया, ट्राइचिनोपल्ली में बाद आया, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट आएगा A। क्वेश्चन नंबर 100 है, विद रेफरेंस टू मांडनापल्ले की बात करनी है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मांडनापल्ले जो कि कहाँ पे है, मांडनापल्ले जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये करेक्ट क्या है इसके बारे में, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम था उसको बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ओके, सो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, आंसर जाएगा C। ओके, सबमिट करते हैं भाई। तो ये है रैंक यार।